जी, टुडे विल स्टार्ट अवर टॉपिक मेकिंग अमाइंस लेस रिएक्टिव। इससे पहले हमने स्टार्ट किया हुआ था कि डिफरेंट ग्रुप्स जो हैं जब वो बेंजीन रिंग के साथ अटैच्ड होते हैं तो वो उसके अंदर किस तरह से उसकी रिएक्टिविटी को एनहेंस करते हैं, और ये सारा हम सिनेरियो जो है वो देख रहे हैं अंडर द टॉपिक ऑफ इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस। ठीक है, उसमें हमने बेंजीन का भी कंपैरिजन किया था, और अब बेंजीन के साथ अगर डिफरेंट ग्रुप्स लगे हुए हैं उनको लगा के हम किस तरह से इसको आगे प्रोसीड कर सकते हैं। अच्छा, सबसे पहले हमने फिनोल का देखा था प्रीवियस लेक्चर में कि फिनोल जो है वो कौन सा ग्रुप है, वो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है, और क्या करेगा, रिंग को एक्टिवेट करेगा और किन पॉइंट्स पर एक्टिवेट करेगा, ऑर्थो एंड पैरा पॉइंट्स पे। इट मींस ये ऑर्थो एंड पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप है, तो जो इनकमिंग इलेक्ट्रोफाइल आएगा उसके लिए नेगेटिव चार्ज की एक्सेस ऑर्थो एंड पैरा पोजीशन पर होगी। उसके बाद हमने देखा था कि नाइट्रोजन के लोन पेयर जो है वो अगर ऑक्सीजन और फिनोल में आपके पास OH ग्रुप अटैच होता है, जबकि एनालीन में या अगर नाइट्रोजन कंटेनिंग कोई भी ग्रुप बेंजीन के साथ लगा हुआ है जिसमें डबल बॉन्ड नहीं है, तो उसके पास भी लोन पेयर होता है, वो भी रिंग को डोनेट करता है और वो भी रिंग को एक्टिवेट करता है। और हमने देखा था कि नाइट्रोजन वाले लोन पेयर जो है वो रिंग को ज़्यादा एक्टिवेट करते हैं। अब आपने उन ग्रुप्स को देखना है जो कि एक दूसरे को, ग्रुप्स का आपस में इंट्रैक्शन देखनी है कि किस तरह एक दूसरे को जो है वो इन्फ्लुएंस कर रहे हैं। तो अब हमने देखना है कि अगर तो अमाइनो ग्रुप लगा हुआ है तो रिंग जो है वो एक्टिव हो गया, लेकिन क्या क्या सिचुएशंस हो सकती हैं, कौन कौन से ग्रुप्स हो सकते हैं जो कि अमाइंस को लेस रिएक्टिव जो है वो कर देते हैं, उसकी रिएक्टिविटी को जो है वो कम कर देते हैं। तो इसमें सबसे पहले हमारे पास एग्जांपल आ जाती है एनालीन। अगर हम एनालीन को यूज़ करते हैं तो मेन प्रोडक्ट हमें मिलती है ट्रिपली सब्स्टिट्यूटेड, यानी NH2 ग्रुप जो है वो आपके पास क्या है, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है। रिंग में जो है, इसके अलावा हमने ये भी पढ़ा हुआ है कि ये ऑर्थो एंड पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप है। तो इसने रिंग में क्या चेंज किया है, इसने इसको दोनों ऑर्थो और पैरा पोजीशन जो है उसके ऊपर जो है वो एक्टिव किया है। और ब्रोमिनेशन अगर हम इसकी करते हैं इवन 5 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर पर भी CS2 या कार्बन डाइसल्फाइड की प्रेजेंस में, तो ये आपके पास 3 पोजीशंस पर इसकी जो है वो ग्रुप्स लग जाते हैं, यानी इन तीनों पॉइंट्स को ये क्या कर रहा है, एक्टिव कर रहा है फॉर इनकमिंग ब्रोमोनियम आयन जो कि हमारा इलेक्ट्रोफाइल है। जबकि फिनोल जो है उन्हीं कंडीशन में अगर हम उसकी ब्रोमिनेशन करें तो हमारे पास जो प्रोडक्ट आ रही है वो क्या आ रही है, वो पैरा पे आ रही है। तो इट मीन्स के NH2 ग्रुप जो है वो फिनोल के मुकाबले में ज़्यादा रिएक्टिव है, क्योंकि इसने 3 पॉइंट्स पर सब्स्टिट्यूशन जो है वो अलाउ की है। वो कहता है कि हाउ देन कुड वी प्रिवेंट ओवर सब्स्टिट्यूशन फ्रॉम अकरिंग, यानी अब सब्स्टिट्यूशन हो रही है, अब हमें एक पॉइंट पर चाहिए, हमें सपोज हमें पैरा पोजीशन पे जस्ट ब्रोमो ग्रुप चाहिए और हमें प्रोडक्ट में 3 जगहों पर ये ब्रोमो ग्रुप मिल रहा है, तो हमारी रिक्वायर्ड प्रोडक्ट जो है वो हमें नहीं मिल रही। इसका मतलब है तो हमने उसके अंदर कौन कौन सी कंडीशंस ऐसी लॉन्च करनी है कि हम इस NH2 ग्रुप की रिएक्टिविटी को जो है वो लिमिट कर सके, कंट्रोल कर सके, ताकि वो हमारे रिक्वायर्ड पॉइंट्स पर ही जो है वो हमें प्रोडक्ट दे, सब्स्टिट्यूटेड प्रोडक्ट। अब इसके लिए वी नीड अ वे to make aniline less reactive by preventing nitrogen lone pair from interacting so strongly with the pi system of the ring। यानी अब हमें करना क्या है कि ये तो रिंग को इसने तो बहुत ज़्यादा एक्टिव बना दिया है, ये जो हमारे पास NH2 ग्रुप है इसने, तो अब हमने इसकी रिएक्टिविटी को कंट्रोल करना है। इसने किस तरह से रिएक्टिव बनाया है कि इसके पास जो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन थे वो उसने किसको दिए, रिंग को, और रिंग के अंदर आपके पास जो है वो पाई इलेक्ट्रॉन्स आपको नज़र आ रहे हैं, मौजूद हैं, जितने भी डबल बॉन्ड्स हैं, तो इस ये उनके साथ इन कॉन्जुगेशन हो गया और जो है रिंग के ऊपर चार्ज जो है वो बढ़ गया। तो हाँ, अब वो कहता है कि नाइट्रोजन एटम इन एन एमाइड इज मच लेस बेसिक देन अ नॉर्मल अमाइन बिकॉज इट इज कॉन्जुगेटेड विद द कार्बोनिल ग्रुप। ये हम पहले भी कर चुके हैं कि अमाइन जो है वो उसकी रिएक्टिविटी जो है वो NH2 अगर अमोनिया है तो उसमें जो जो भी इलेक्ट्रॉन्स हैं वो सारे के सारे
जो है लोकलाइज्ड है, वो बासानी जो है वो अवेलेबल होते हैं फॉर एसिड, क्योंकि बेस को हमने ये देखा है कि दीज आर द इलेक्ट्रॉन डोनर, तो आसानी से डोनेट हो जाते हैं। लेकिन अगर वही लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन रिंग के साथ मौजूद है, जुड़ा हुआ है, तो फिर वो लोन पेयर जो है वो अवेलेबल नहीं होता, बल्कि वो रिंग के अंदर ही घूमता रहता है। यही बात उसने बताया है कि ये हमने कंपैरिजन करना है अमोनिया का विद एनालिन के, अमोनिया ज़्यादा क्यों बेसिक है एज एज कम्पेयर टू दैट ऑफ एनालिन। अब वो कहता है कि सिंपली अब हमने करना क्या है कि ये जो अपना पर यहाँ पे बेसिसिटी की बात नहीं हो रही, यहाँ पर सिर्फ जो है रिंग की एक्टिवेशन या उसकी सिलेक्टिविटी की बात की जा रही है कि हम कैसे डिजाइड पॉइंट्स को सिलेक्ट कर सकते हैं कि वहाँ पर ही सब्स्टिट्यूशन हो। अब ये अमोनिया में जो ये लोन पेयर ऑफ नाइट्रोजन है, ये कहाँ पर आ गया, रिंग के पास आ गया। यहाँ से हम स्टार्ट करते हैं, ठीक है। इसने रिंग को दे दिया और जिसके नतीजे में जो है वो रिंग ने क्या किया इस पॉइंट पर, और ये जो आपके ऑर्थो एंड पैरा पॉइंट्स हैं इनको क्या कर दिया है, इन पे चार्ज एक्यूमुलेशन हो गई है और एज अ रिजल्ट ये पॉइंट एक्टिव हो गए। अब हमने इसके साथ ये वाला रिएक्शन तो वही है जो हमने अभी ऊपर देखा है। अब यहाँ पर फर्क क्या है कि 0 डिग्री पर आपने एसिटिक एसिड के साथ इसको ट्रीट किया। अब अगर हम यहाँ पर एक एनहाइड्राइड ले लेते हैं, तो फिर एनहाइड्राइड के साथ अगर हम इसको रिएक्ट करवाते हैं, तो एनहाइड्राइड जो है वो अमोनिया के हाइड्रोजन के साथ रिएक्ट करके आपको ये एमाइड जो है वो ग्रुप दे देता है, ठीक है। तो आपने असल में इसकी क्या की है, एनालिन की एसिटाइलेशन की है और इसके साथ एसाइल ग्रुप जो है वो अटैच करवाए। एसाइलेशन करने से क्या होगा कि अब ये जो लोन पेयर है ये उस तरह से फ्रीक्वेंटली रिंग को सप्लाई नहीं होगा और जो है अमाइड नाइट्रोजन स्टिल डोनेट इलेक्ट्रॉन टू द रिंग, डोनेट हो सकता है लेकिन उतनी आसानी से नहीं जितनी के यहाँ पर हो रहा था, बट लेस एफिशिएंटली देन द एमाइन एंड आल्सो द इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन इज मोर कंट्रोल। अब क्यों ये रिंग को नहीं कंप्लीट उस तरह से एफिशिएंटली जा रहा, क्योंकि ये इधर तो कॉन्जुगेशन में चला जाएगा इसका लोन पेयर, लेकिन ये बाहर भी कॉन्जुगेशन है ना, तो इसकी कॉन्जुगेशन रिंग से बाहर जो है वो एक्सटेंड हो रही है। तो फिर रिंग के पास जो है वो आपके पास जो रिंग है उसके पास जो इलेक्ट्रॉन्स है वो उस तरह से फ्रीक्वेंटली अवेलेबल रिंग को नहीं होंगे एज वी हैव सीन इन केस ऑफ एनालिन। अब आपने इसकी जो सप्लाई है इलेक्ट्रॉन्स की रिंग को वो क्या कर दी है, रिस्ट्रिक्ट कर दी है। अब क्या होगा कि अब जब आप इसकी ब्रोमिनेशन करेंगे तो वो तीनों पॉइंट्स पर नहीं हो रही बल्कि एक ही पॉइंट पर हो रही है, और वो एक पॉइंट कौन सा है, वो ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है, और ये तीनों पॉइंट दोनों ऑर्थो और पैरा हो सकते हैं। लेकिन ऑर्थो पॉइंट पे क्योंकि ये एक बल्की ग्रुप है, स्टीरिक हिंड्रेंस की वजह से जो है ऑर्थो पॉइंट वो रिस्ट्रिक्ट हो जाएगा और आपके पास जो प्रोडक्ट आएगी वो पैरा पोजीशन पर आएगी। तो इसको आप फर्दर जो है वो HCl से अगर जब ट्रीट करते हैं तो हम ये जो हमने एसाइलेशन की थी, यानी ये जो ग्रुप अटैच करवाया था ये दोबारा से रिमूव हो जाएगा और आपको जो है वो NH2 ग्रुप यहाँ पर मिल जाएगा। तो हमने एसाइल ग्रुप जो है वो इसमें इंट्रोड्यूस करवा के क्या किया है, ब्रोमिनेशन जो है वो अपनी सिलेक्टेड कर ली, यानी बजाय हमें 3 पॉइंट्स पर मिले प्रोडक्ट, हमें जो है वो एक ही पोजीशन पर मिल रही है, और जिस पोजीशन पर मिल रही है वो सबसे ज़्यादा स्टेरिकली जो है वो लेस हिंडर्ड पोजीशन है। अब कहता है कि लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, वही बात अब यहाँ से देख लेते हैं। ऑन द नाइट्रोजन एटम ऑफ द एमाइड आर कॉन्जुगेटेड विद द कार्बोनिल ग्रुप, कार्बोनिल के साथ भी कॉन्जुगेशन में, बट दे आर आल्सो delocalized into the benzene ring। दोनों काम हो रहे हैं, बाहर भी चार्ज जा रहा है अंदर भी जा रहा है, through more weakly than in amines। तो reaction still occurs at ortho and para positions but it occurs once only। वो मतलब ये नहीं है कि आपको 100% ये वाली प्रोडक्ट मिल रही है, लेकिन आपको कहता है यहाँ पर भी थोड़े बहुत चांसेस हैं, लेकिन मेन प्रोडक्ट आपको पैरा ही मिलेगी। अब ये आपके पास जो है इसके रेजोनेंस स्ट्रक्चर्स दिए हुए हैं। अब आप इसको यहाँ से देखिए कि ये जो आपके पास लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, जो पहले हमने ऊपर देखा था कि रिंग को जा रहा था, तो अब ये किस तरह रिंग से बाहर जा रहा है, ये इधर शिफ्ट किया और ये वाला बॉन्ड इधर शिफ्ट किया। जब लोन पेयर शिफ्ट करता है तो जो है वो यहाँ पर आपके पास जो है वो
क्या सिचुएशन होती है जब ये शिफ्ट किया, यहाँ पर चार्ज कम हो गया, पॉजिटिव चार्ज आ गया, और यहाँ जहाँ पर जब भी आपने देखना है कि एरो जब लोन पेयर से इलेक्ट्रॉन शिफ्ट होता है, जिस जगह जाता है वहाँ डबल बॉन्ड क्रिएट हो जाता है, और अगर डबल बॉन्ड ट्रेवल करता है तो फिर उधर नेगेटिव चार्ज आ जाता है। ये वाली सिचुएशन आपको यहाँ पर नज़र आ रही है। तो यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज क्रिएट हो गया, और ऑक्सीजन क्योंकि डबल बॉन्ड इधर शिफ्ट हुआ है तो यहाँ पर नेगेटिव है, सेम आपस में जो है ये आपके पास रेजोनेंस में मौजूद है। तो अब ये आपको जो 2 पॉइंट नज़र आ रहे हैं ये बता रहे हैं कि चार्ज किस तरह रिंग से बाहर आ गया। अब ये आपके पास जो स्ट्रक्चर है इसमें इसका मैकेनिज्म दिखाया गया है कि किस तरह से हो रहा है। बेंजीन रिंग है, उसके साथ उसी तरह से एमाइड ग्रुप लगा हुआ है। अब ये चार्ज यहाँ तो बाहर जाता हुआ दिखा रहे थे ना, अब यहाँ इसके अंदर ट्रेवलिंग उसकी दिखा रहे हैं। तो अंदर ट्रेवल करेगा और ये पैरा पे जो है ये ब्रोमोनियम यहाँ ब्रोमीन के साथ रिएक्ट करेगा, और यहाँ से ये वाला बॉन्ड ब्रेकअप हो जाएगा और ब्रोमोनियम आइन बनेगा जो कि इसके साथ अटैच्ड हो जाएगा। आफ्टर रिएक्शन आपके पास, क्योंकि यहाँ पर इलेक्ट्रॉन पेयर मूव किया था, यहाँ बॉन्ड आ गया है और जहाँ से गया था वहाँ नेगेटिव चार्ज है, और ये इस तरह से जो है बॉन्ड की शिफ्टिंग के साथ आपको ये फाइनली ब्रोमोनेटेड प्रोडक्ट मिलती है। नेक्स्ट आ जाता है सेलेक्टिविटी बिटवीन ऑर्थो एंड पैरा पोजीशन, दैट इज डिटरमिन्ड बाय स्टेरिक हिंडर्स। ये भी हमने डिस्कस कर लिया है कि हमें कैसे पता चलेगा कि जी सिर्फ हमें पैरा पे प्रोडक्ट मिल रही है, क्योंकि ये ग्रुप जो है ये ऑर्थो एंड पैरा डायरेक्टिंग है, और ऑर्थो दोनों पोजीशन है, जो पोजीशंस है वो बल्कि ग्रुप्स की वजह से क्या हो गई हैं, रिस्ट्रिक्ट हो गई हैं या हिंडर्ड हो गई हैं। तो आप को जो फाइनल प्रोडक्ट मिल रही है वो आपको मेजर प्रोडक्ट जो है वो पैरा पोजीशन पे मिल रही है। अब यहाँ पे आप देखिए, इफ द रिएक्शन अकर मियरली स्टैटिस्टिकली, यानी अगर हम कैलकुलेट करेंगे कितने मॉलिक्यूल जो है उन्होंने ऑर्थो प्रोडक्ट दी और कितनों ने पैरा दी, तो फिर क्या होगा, एज वी एक्सपेक्ट ट्वाइस एज मच ऑर्थो एज पैरा प्रोडक्ट बिकॉज देयर आर 2 ऑर्थो पोजिशन। तो वो कहता है स्टेटिस्टिकली देखें तो 2 ऑर्थो पोजिशन है तो ऑर्थो प्रोडक्ट ज़्यादा मिलनी चाहिए। However, we should also expect more steric hinders in the ortho substitution. तो लेकिन वहाँ पर steric hinders मौजूद है, since the new substituent must sit closely besides the one already there. तो फिर जो भी substituent आएगा वो कहाँ पर आएगा आपके पास, वो पैरा पोजिशन पर आएगा। with large substituents such as amide, steric hindrance will be significant and it is not surprising that we get more para product. अब आपको सवाल इस तरह पूछ सकते हैं ना कि आपके पास ऑर्थो पोजीशंस तो 2 हैं, पैरा 1 है, लेकिन आपको प्रोडक्ट पैरा ज़्यादा मिल रही है। तो उसका जवाब ये है कि स्टेटिस्टिकली तो ठीक है 2 पैरा पोजीशंस है और एक आपके पास जो है वो 2 आपके पास जो है वो ऑर्थो पोजीशंस है, सॉरी मैं शायद गलत कह रही हूँ, 2 ऑर्थो पोजीशंस है और एक पैरा है, तो फिर ऑर्थो पे ज़्यादा होनी चाहिए सब्स्टिट्यूशन, पैरा पे कम होनी चाहिए, लेकिन स्टेरिक हिंडर्स की वजह से जो है पैरा पे आ रहा है। यहाँ पर स्टेरिक हिंडर्स कोई भी नहीं है। अब ये दैट इज़ इम्पॉर्टेंट कि अब आपने इसको जो है एनर्जी फ्लो चार्ट की फॉर्म में जो है वो देखना है, और इसमें वो क्या कहता है कि वी हैवंट गिवन द होल पिक्चर, सो वाई ग्रुप्स विद लोन पेयर दैट कॉन्जुगेट इनटू द रिंग मेक्स द रिंग सो मच मोर रिएक्टिव। हमें जो है वो ये चीज़ देखना है कि किस तरह से लोन पेयर जो है वो रिंग को रिएक्टिव बना रहे towards electrophilic attack. However, what we have said so far is that starting material is more reactive because of increased electron density in the ring. Starting material जो है वो ज़्यादा रिएक्टिव होगा। अच्छा, आप इसमें से जो काम की चीज़ हम देखते हैं, यहाँ से हमने स्टार्ट करना है। ये हमारा क्या है, ये हमारा सबस्ट्रेट है, ठीक है, सबस्ट्रेट है, इसके ऊपर अटैक किसका होना है, इलेक्ट्रोफाइल का। इलेक्ट्रोफाइल इसके ऊपर अटैक करेगा और ये हमारे पास क्या चीज़ आ जाती है, ये हमारे पास एज अ स्टार्टिंग मटेरियल। अब शुरू में जब अभी रिएक्शन स्टार्ट हो रहा है तो उसकी जो एनर्जी है वो क्या है, एनर्जी उसकी कम है, ठीक है, और जब उसकी एनर्जी कम है तो आपने उसको ग्राफ में जो है वो किधर शो किया है, वो आपने उसको नीचे शो किया हुआ है। अब जब उसके साथ आकर आप ये आपके पास क्या है, इलेक्ट्रोफाइल है, ये आपका स्टार्टिंग मटेरियल है, यहाँ से हमारा ग्राफ स्टार्ट हो रहा है। फिर क्या होगा, ये आपके पास वाई एक्सिस पे जैसे जैसे ऊपर जा रहे हैं एनर्जी बढ़ती जा रही है,
और एक्स एक्सिस पे एक्सटेंट ऑफ रिएक्शन। अभी रिएक्शन स्टार्ट हुआ है तो ये लेफ्ट पे आपके पास चीज़ मौजूद है। उसके बाद क्या होगा, जैसे जैसे वक्त गुजरता जाएगा ये रिएक्शन जो है वो प्रोसीड होता जाएगा, आगे जाता जाएगा, एनर्जी इंक्रीज होगी। यहाँ पर आपके पास आपको पीक मिलती है और उसके बाद इस एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स बनेगा, उसको ओवरकम करके यहाँ पर इंटरमीडिएट। अब ये इंटरमीडिएट जो है ये क्या है, ये यहाँ पर उन्होंने आपको एक्सप्लेन किया हुआ है कि बजाय वो आपको बताएं जी आर ग्रुप के हिसाब से कौन सी पोजीशन है, उन्होंने जर्नली जो है ना दरमियान से आपको कर दिया। इसका मतलब है कि जो इस तरह की जो डायग्राम है इसमें उसमें उसने क्या बताया, सच एज दिस शो अ मॉलिक्यूल विथ टू सबस्टिट्यूएंट्स बट आइदर द रिलेशनशिप बिटवीन देम इज नॉट नोन और द कंपाउंड इज अ मिक्सर। अब हमें नहीं पता कि जो हमारा ग्रुप है ऑर्थो डायरेक्टिंग है, पैरा डायरेक्ट, ऑर्थो एंड पैरा डायरेक्टिंग है, मेटा डायरेक्टिंग, वट एवर, हमें नहीं मालूम। अब आर जरूरी तो नहीं है ना अल्काइल ग्रुप हो, कोई भी ग्रुप हो सकता है। तो जब हमें नहीं पता तो हम इसको जनरली इस तरह से दरमियान से करके जो है बॉन्ड को शो कर देते हैं कि अभी हमें ये एक जर्नल स्ट्रक्चर बना दिया है जो जो यहाँ पर हम कोई भी ग्रुप लगा देंगे तो फिर हम इसको इसी ग्राफ की रोशनी में जो है वो इंटरप्रेट कर सकते हैं या एक्सप्लेन कर सकते हैं। इंटरमीडिएट बना और यहाँ पर जो है वो इलेक्ट्रोफाइल जो है वो आकर अटैच हो गया। अब आप देखें जब यहाँ पर इलेक्ट्रोफाइल आकर अटैच हुआ है, यहाँ पे आपके पास इसकी 4 वैलेंसी पूरी है। ये वाला जो कार्बन है इसकी 3 वैलेंसी है और आपको पता है कि जब 3 वैलेंसी होती है तो यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज होता है। ठीक है, तो जिस पॉइंट पर इलेक्ट्रोफाइल आकर अटैच्ड हुआ है वो कोई भी पॉइंट है, आर ग्रुप हमें नहीं मालूम कि कहाँ पे लगा है, कहीं पे भी लगा हुआ रिंग में, लेकिन जिस जगह इलेक्ट्रोफाइल लगा है उससे इसके जो साथ वाली कार्बन है वहां पर, क्योंकि यहाँ पर डबल बॉन्ड था जो कि जब इलेक्ट्रोफाइल ने यहाँ पर आकर अटैक किया तो पाई इलेक्ट्रॉन पे अटैक हुआ है और ये सिंगल में कन्वर्ट हो गया और आपके पास यहाँ पॉजिटिव चार्ज आ गया। ये आपके पास इंटरमीडिएट है। उसके बाद जो है रिएक्शन प्रोसीड करेगा और जो है वो आपको फाइनल प्रोडक्ट इस तरह मिलेगी कि ये आपके पास यहाँ पर डबल बॉन्ड दोबारा से आ जाएगा। किस तरह से आ जाएगा कि ये वाला हाइड्रोजन जो है ये यहाँ से ब्रेकअप होगा, ये वाला बॉन्ड शिफ्ट होके इधर आ जाएगा। जब ये वाला बॉन्ड शिफ्ट होके इधर आएगा और डबल बॉन्ड इधर बन जाएगा तो फिर आपको ऑटोमेटिकली जो है वो क्या चीज़ मिलेगी, यहाँ पर डबल बॉन्ड आ गया और ये पॉजिटिव चार्जेस की भी 4 वैलेंसी पूरी हो गई, आपको प्रोडक्ट मिल गई। और प्रोडक्ट जो है वो कहाँ पर आ रही है, लेस एनर्जी आपके पास ग्राफ में नीचे आ रही है। तो अब वो कहता है कि वी द एनर्जी प्रोफाइल फॉर एन इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन विद ई पॉजिटिव और अ फिनाइल ईथर लुक्स रादर देन वन शोड अर्लियर फॉर बेंजीन। अब ये जो ग्राफ है वो कहता है कि ये उस ग्राफ से मुख्तलिफ है जो कि हमने पहले बेंजीन के लिए देखा था। अच्छा, उसके बाद वो कहता है कि ये जो डेल्टा जी है विद डबल स्टार दैट चेंजेस व्हेन आर इज एन इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग। अब ये डेल्टा जी क्या है, यही आपके पास गिब्स फ्री एनर्जी है। वो कहता है ये चेंज होगी जैसे जैसे हमारे पास जो ग्रुप है वो चेंज होते जाएंगे, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग या इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग। तो आर अगर तो जो है आर इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग है तो फिर हमें जो है वो डिफरेंट वैल्यू मिलेगी, विड्रॉइंग है तो डिफरेंट मिलेगी। A transition state looks more like the intermediate than like the starting material because it is close in energy to the unstable intermediate. अब transition state जो है वो start ये वाली है ना transition state, ये और ये, तो ये किसके करीब है, वो कहता है ये आपके बजाय इसके कि starting material के करीब हो, ये intermediate के करीब है। ठीक है, तो for an electrophile electrophile attacking a benzene ring containing an electron donating group, the following intermediates are possible. The depending upon whether the electrophile attacks ortho, meta or para to the group already present. अब किस पर डिपेंड करेगा, कौन कौन से हो सकते हैं, ये नीचे उसने बताया हुआ है। अब आपके पास किस तरह से, अब ये ओ आर है, अब यहाँ पर उसने ओ आर को क्या बताया है, उसने कहा जी ये इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है। अब ये उसने क्या कहा, यहाँ से ये स्टार्टिंग मटेरियल है, यहाँ से हमने स्टार्ट करना है, ओ आर ग्रुप लगा हुआ है, ठीक है, बेंजीन रिंग के साथ। अब जो है यहाँ पर क्या, स्टेबलाइजेशन ऑफ इंटरमीडिएट इन ऑर्थो एंड पैरा सब्स्टिट्यूशन के। अब अगर जो है वो सब्स्टिट्यूशन ऑर्थो या पैरा पोजीशन पर हो रही है
तो फिर आपके जो इंटरमीडिएट्स आ रहे हैं दरमियान में वो किस तरह से स्टेबलाइज होंगे। अब आप देखिए आपके पास ये वही स्ट्रक्चर जो अभी हमने देखा था कि अगर फर्ज करें ऑर्थो पोजीशन है, यहाँ पर आकर इनकमिंग इलेक्ट्रोफाइल का अटैक होता है, ये आपको नज़र आ रहा है। और मैंने आपको बताया था कि हमेशा अपने एरो की डायरेक्शन फ्रॉम नेगेटिव टू पॉजिटिव करनी है। ये यहाँ पर आकर जो बॉन्ड बनाएगा, ये हाइड्रोजन ऑलरेडी मौजूद था, पाई इलेक्ट्रॉन पर इसका अटैक हुआ इलेक्ट्रोफाइल का, तो ये यहाँ पर अटैच हो गया। अब यहाँ से क्योंकि बॉन्ड ब्रेकअप हुआ है, 3 वैलेंसी रह गई है, तो यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज आ गया। इसकी रेजोनेंस जो है वो दूसरी जो फॉर्म है वो आपके पास किस तरह से आ जाती है कि अब ये जो चार्ज है ये शिफ्ट हो रहा है, ठीक है। किस तरह से शिफ्ट हो रहा है कि ये इस पॉइंट पर जो है पॉजिटिव चार्ज आ रहा है, इस पॉइंट पर और इस पॉइंट पर। किस तरह से होगा ये, अब आप इसके बॉन्ड्स को मूव करते जाएंगे तो आपके पास आता जाएगा। ये उन्होंने एक जनरली ओवरऑल जो है ना रिंग के अंदर इंटरनली आपको दिखा दिया। अच्छा, उसके बाद क्या होगा, नेक्स्ट जो इसकी रेजोनेंस फॉर्म है उसमें आपके पास यहाँ पर जब डबल बॉन्ड एक फेज में जब बॉन्ड मूव करता जाएगा, इधर से इधर जाएगा, इधर से इधर, और इन द एंड यहाँ पर आ रहा है, तो यहाँ पर जब डबल बॉन्ड आ गया है तो यहाँ ऑक्सीजन जो है वो 3 वैलेंसी कितनी शो करिए 3। ऑक्सीजन का जब सिंगल वैलेंसी होती है तो नेगेटिव चार्ज होता है, 2 होता है तो न्यूट्रल, और 3 होती है तो इस पर पॉजिटिव चार्ज। तो पॉजिटिव चार्ज जो है वो ऑक्सीजन के ऊपर आ गया है। बाकी आपके पास ये जो है वो अभी फाइनल प्रोडक्ट नहीं किया, लेकिन ये आपके पास क्या चीज़ आ गई है, इंटरमीडिएट। अच्छा, अब इसी को हम लेके इस तरफ मूव करते हैं। अब अगर जो है मेटा पोजीशन पर आकर इलेक्ट्रोफाइल का अटैक हुआ है, अब ये हमने याद रखा कि ग्रुप जो है वो क्या है, ऑर्थो एंड पैरा डायरेक्टिंग है। अब अटैक अगर मेटा पे होता है तो फिर क्या सिचुएशन है, ये आपके पास मेटा पोजीशन है, यहाँ पर अटैक होगा तो ये आपके पास पॉजिटिव चार्ज आ गया, ठीक है। और यहाँ पर इसके नेबरिंग जहाँ पर 3 वैलेंसी है, फिर ये इस तरह से जो है वो 3 पोजीशंस पर जो है वो पॉजिटिव चार्ज आकर जो है वो रेजोनेंस की फॉर्म में ट्रेवल करेगा। हम कहते हैं कि ईच इंटरमीडिएट इज स्टेबलाइज्ड बाय द डीलोकलाइजेशन ऑफ पॉजिटिव चार्ज। हर इंटरमीडिएट जो है वो किस तरह से स्टेबलाइज हो रहा है, डीलोकलाइजेशन ऑफ पॉजिटिव चार्ज टू 3 कार्बन एटम्स इन द रिंग। 1 2 3 तीन पोजीशंस पर जो है वो उसका चार्ज जो है वो पॉजिटिव चार्ज डीलोकलाइज हो रहा है। इफ द इलेक्ट्रोफाइल अटैक ऑर्थो और पैरा टू द इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप, द पॉजिटिव चार्ज इज फर्दर डीलोकलाइज डायरेक्टली ऑन 2OR। अब अगर इलेक्ट्रोफाइल अटैक करेगा ऑर्थो या पैरा पोजीशन पर और ग्रुप क्या है, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग, ठीक है, तो पॉजिटिव चार्ज जो है वो डीलोकलाइज्ड हो जाएगा डायरेक्टली ऑन 2OR। अब ऑर्थो एंड पैरा के सिचुएशन में आपके पास पॉजिटिव चार्ज जो है वो OR पे एक्यूमुलेट हुआ है, लेकिन अगर आप देखते हैं मेटा की सिचुएशन, तो मेटा में ऐसी कोई सिचुएशन नहीं बनती जहाँ पर अगर मेटा पर अटैक होता है कि जहाँ OR के ऊपर जो है वो पॉजिटिव चार्ज एक्यूमुलेट हो। इसमें पॉजिटिव चार्ज अपनी तमाम रेजोनेंस फॉर्म्स में, यानी इधर आया और इन 3 पोजीशंस पे, यहाँ पर नहीं आ रहा, जबकि इस सिचुएशन में आपके पास जो पॉजिटिव चार्ज है वो इधर OR ग्रुप जो है उसके ऊपर भी आ रहा है। अब जब चार्ज आ जाएगा ना OR के ऊपर, तो इसको हाईली क्या बना देगा कि इसको हाईली रिएक्टिव जो है वो बना देगा, ठीक है। तो अब आपके पास जो है वो क्या चीज़ आ जाती है, अभी आप यहाँ से देखें, ईच इंटरमीडिएट इज स्टेबलाइज्ड बाय द delocalization of the positive charge to 3 carbon atoms in the ring. If the electrophile attacks ortho and para to the electron donating group OR, positive charge is further delocalized directly to the directly on the OR. But the intermediate in the meta substitution do not enjoy this extra stabilization. यानी यहाँ पर जब पॉजिटिव चार्ज आएगा और ये जो OR ग्रुप है उसके ऊपर, तो ये पूरे के पूरे स्ट्रक्चर को क्या कर देगा, बहुत ज़्यादा स्टेबल कर देगा। लेकिन ऐसी सिचुएशन जो है वो मेटा के केस में आपको नहीं मिलेगी, ठीक है। उसके बाद वी कैन अज्यूम दैट दिस एक्स्ट्रा स्टेबलाइजेशन इज सिमिलरली लोअर इन एनर्जी देन इन मेटा सबसे। इसकी वजह से जो है यहाँ पर एनर्जी कम हो जाएगी, जब एनर्जी कम हो जाएगी तो
अपने प्रोफाइल में, तो फिर यहाँ पर अटैक आसान होगा. Not only is there more electron density at the in the ortho and para position in the starting material, and hence a good interaction between the sites uh, and the electrophile, but also transition states resulting from ortho and para attacks are lower in energy. तो अब जो भी आपके पास ट्रांजिशन स्टेट आ रही है वो कहाँ आ रही है, वो आपके पास जो है वो यानी आपने सारी सिचुएशन से नतीजा ये निकाला है कि आपके पास जब ऑर्थो एंड पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप लगा हुआ है तो वो क्यों ज़्यादा स्टेबल हो रहा है, क्योंकि आपके पास इसके जब रेजोनेंस कंट्रीब्यूटिंग स्ट्रक्चर्स ड्रॉ करते हैं तो पॉजिटिव चार्ज जो है उस जो ग्रुप अटैच है उसके ऊपर भी आता है, जिसकी वजह से उसमें एक्स्ट्रा स्टेबलाइजेशन हो जाती है, और एक्स्ट्रा स्टेबलाइजेशन मीन उसकी जो आपके पास एनर्जी है वो कम हो जाती है, तो वो अटैक उतना ज़्यादा सुटेबल होता है. These points both means that delta G is smaller for ortho and para attack, then the reaction is faster than the meta attack. तो वहाँ पर जो है ऑर्थो एंड पैरा पर अटैक जो है वो क्या होगा, वो वहाँ कम एनर्जी के साथ हो जाएगा और एज कम्पेयर टू दैट ऑफ मेटा, यानी मेटा के लिए एनर्जी स्टेट जो है वो हाई है तो वहाँ पे इतनी आसानी से नहीं होगा. उसके बाद अल्काइल बेंजीन्स रिएक्ट एट ऑर्थो एंड पैरा पोजीशन. इसको हम इन द लाइट ऑफ देखेंगे सिग्मा डोनर सब्स्टिट्यूएंट्स के. सबसे पहले द रेट कांस्टेंट जो है ब्रोमिनेशन, अब सबसे पहले एग्जांपल ली है किसकी, टोल्यूइन की. अब वो कहता है कि रेट कांस्टेंट फॉर ब्रोमिनेशन ऑफ टोल्यूइन इज 4000 टाइम्स दैन दैट ऑफ बेंजीन. अब अगर आप बेंजीन को कंपेयर करो किसके साथ, टोल्यूइन से, टोल्यूइन में यहाँ पर मिथाइल ग्रुप लगा हुआ है, तो वो कहता है कि टोल्यूइन जो है वो 4000 गुना ज़्यादा रिएक्टिव है बेंजीन के मुकाबले में. उसकी वजह क्या है कि बेंजीन के साथ जब कोई ग्रुप नहीं लगा हुआ तो उसके पास उसका सिर्फ अपना ही चार्ज है, लेकिन जब उसके साथ मिथाइल ग्रुप लग गया तो मिथाइल ग्रुप जो है वो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है. अब डोनेटिंग ग्रुप है तो वो उसका जो चार्ज है वो रिंग को के अंदर इलेक्ट्रॉन चार्ज को मजीद बढ़ाएगा, वो अपना चार्ज भी डोनेट कर देगा. तो नतीजा क्या निकलेगा कि रिंग के अंदर चार्ज एक्यूमुलेशन हो जाएगी. चार्ज एक्यूमुलेशन के नतीजे में रिंग जो है वो क्या हो जाएगा, वो ज़्यादा रिएक्टिव हो जाएगा. अच्छा, उसके बाद आपके पास आ जाता है, उसके बाद अब हम कंपैरिजन कर रहे हैं किसका, बेंजीन का किसके साथ, टोल्यूइन के. टोल्यूइन जो है वो ज़्यादा रिएक्टिव है एज कम्पेयर टू दैट ऑफ बेंजीन. उसकी वजह क्या है, क्योंकि टोल्यूइन में हमारे पास इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है. इसको अब कैसे उन्होंने एक्सप्लेन किया है, मिथाइल ग्रुप है, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग है, रिंग के साथ अटैच है, ब्रोमिनेशन होगी और इन द प्रेजेंस ऑफ लुईस एसिड होगी. ठीक है, तो आपको 60% जो है वो ऑर्थो प्रोडक्ट मिलती है, 35% पैरा और अबाउट 5%. अब इसका ये चीज़ आपने थोड़ा सा कॉन्सेप्ट अपना देखना है कि ऐसा नहीं होगा कि अब जो ऑर्थो एंड पैरा डायरेक्टिंग है वो मेटा पे बिल्कुल ही अटैक नहीं होगा. मेटा पे होगा लेकिन उसकी वेटेज जो है वो कम होगी, और वेटेज कम होने की वजह से क्या है कि आपके पास जो प्रोडक्ट है वो हम मेजर प्रोडक्ट को कंसिडर करते हैं कि जी 60% ये ऑर्थो पे है, 35% पैरा पे है, तो आपके पास जो है 95% तो ऑर्थो एंड पैरा ही बनी ना, तो 5% जस्ट मेटा बनती है. तो ये हमने मेजर प्रोडक्ट को कंसिडर करना होता है. अब वो कहता है कि दिस में साउंड लाइक अ लॉट बट द रेट कांस्टेंट फॉर एन डाइमिथाइल एनालीन इज 10 raised to the power 14 टाइम्स ग्रेटर. अब उसने क्या कहा है, उसने कहा है कि बेंजीन के मुकाबले टोल्यूइन जो है वो बेंजीन के मुकाबले में 4000 गुना ज़्यादा रिएक्टिव है, और लेकिन रेट कांस्टेंट अगर आप देखें एन डाइमिथाइल एनालीन का तो वो 10 रेस्ट टू द पावर 14 टाइम्स ज़्यादा है. अब एन डाइमिथाइल एनालीन क्या होगी, आपके पास बेंजीन रिंग है, इधर आ जाए आप, एनालीन जहाँ पर दी हुई है, हाँ जी ये एनालीन. ठीक है, एनालीन ये वाला, इसमें 2 हाइड्रोजन लगे हुए हैं. ठीक है, अगर हम इन 2 को निकाल के दोनों हाइड्रोजन्स को यहाँ मिथाइल ग्रुप लगा दें तो आप इस स्ट्रक्चर को क्या कहेंगे, इसको कहेंगे एन एन डाइमिथाइल.
ठीक है। यहाँ एक मिथाइल, दो हाइड्रोजन्स की जगह एक दो मिथाइल ग्रुप लग जाएंगे, तो क्योंकि वो n पोजीशन पर लगे हैं, n फॉर नाइट्रोजन, तो वो NN डाइमिथाइल होते हैं। तो अब आप देखें कि एनालीन हमने देखा था कि ये एक रिंग को जो NH2 ग्रुप था वो एक्टिवेट कर रहा था, और जब मिथाइल ग्रुप जो है वो भी रिंग को एक्टिवेट करता है, और अगर N के साथ दो मिथाइल लगे हो तो वो ग्रुप बेंजीन रिंग को बहुत ज्यादा एक्टिवेट करता है। फिर से देख लें, अगर एनालीन के मैं दो हाइड्रोजन निकाल कर दो मिथाइल ग्रुप्स यहाँ पर लगा देती हूँ, तो आपने देखा था कि एनालीन यहाँ पर जब हाइड्रोजन लगे हुए थे तो ही ये रिंग को बहुत एक्टिवेट कर रहा था, लेकिन इसकी जगह अगर मैं मिथाइल ग्रुप लगा दूं तो ये रिंग को मजीद बहुत ज़्यादा एक्टिवेट करेगा। अब उसने यहाँ पर जो कंपैरिजन दिया है वो आपको किस फॉर्म में दिया हुआ है, वो आपको दिया हुआ है उसने एन डाइमिथाइल आपके पास जो आ जाती है एन डाइमिथाइल एनालीन का दिया हुआ है ना। अब आपके पास यहाँ पे थे, हाँ जी, देर इज और इसकी उसने बताया है कि अगर आपके पास यही ग्रुप जो है वो NN डाइमिथाइल जो ग्रुप है वो कहाँ पर मौजूद होगा, वो आपके पास जो है अगर मौजूद होता है रिंग के ऊपर, तो आपको जो है वो 10⁻14 टाइम्स जो है रिंग की रिएक्टिविटी वो बढ़ जाती है। ठीक है, एक मिथाइल अगर बेंजीन के साथ लगाते हैं तो 4000 गुना बढ़ती है, और अगर आप NH2 लगाते हैं और उसके दोनों हाइड्रोजन जो है वो मिथाइल से रिप्लेस कर देते हैं तो 10⁻14 टाइम्स बढ़ जाता है। दिस मिथाइल ग्रुप आल्सो डायरेक्ट्स द इलेक्ट्रोफाइल मोस्टली इन ऑर्थो एंड पैरा पोजीशन, यू ऑलरेडी नो। These two observations get together suggest that alkyl group may also increase the electron density in the pi system of the benzene ring. Okay, वो क्या करेगा, चार्ज शीट या चार्ज डेंसिटी बढ़ा देगा किस पे, रिंग पे, स्पेसिफिकली इन ऑर्थो एंड पैरा पोजिशन, रादर लाइक अ वीकेंड वर्जन ऑफ एन OR ग्रुप। अब OR के मुकाबले में ये बहुत ज्यादा एक्टिवेट कर रहा है रिंग को। ठीक है, अब ये आपके पास आ गया टोल्वीन ब्रोमिनेशन, ये प्रोडक्ट ही हमने डिस्कस कर लिया। अब यहाँ पर क्या है, देयर इज अ स्मॉल इंडक्टिव इफेक्ट बिटवीन एनी sp2 एंड sp3 कार्बन एटम्स। अब sp2 और sp3 कार्बन एटम्स का भी थोड़ा सा इसमें कंपैरिजन है। अब वो कहता है कि स्मॉल इंडक्टिव इफेक्ट है sp2 एंड sp3। sp2 कार्बन कौन सी होगी, जैसे ये दोनों कार्बन है, ये आपके पास sp, बेंजीन रिंग की तो सारी ही कार्बन जो है वो sp2 होंगी ना, और अगर उसके साथ मिथाइल ग्रुप लगा हुआ है तो वह sp3 है। तो but if this were the only effect, then carbon to which the alkyl group is attached, the ipso carbon, should have the greatest electron density followed by ortho carbon and meta carbons। अब वो क्या कहता है कि जिस ग्रुप के साथ जो है वो कार्बन अटैच्ड है, ये कौन सी कार्बन, मिथाइल की, इस कार्बन को हम कहेंगे इप्सो कार्बन। ठीक है, ये बेंजीन रिंग है और इसमें ये वाली कार्बन जिसके साथ कोई भी ग्रुप अटैच्ड है या यहाँ पर कार्बन इस केस में अटैच्ड है, तो हम इस वाली कार्बन को क्या कहेंगे, दैट इज नोन एज द इप्सो कार्बन। ठीक है, ये आपके पास ये वाली जो कार्बन है, ठीक है, ये आपके पास आ जाती है दिस वन इप्सो कार्बन। तो वो कहता है कि इस पे चार्ज डेंसिटी सबसे ज़्यादा होगी, फॉलोड बाय ऑर्थो, ऑर्थो ये हो गई दोनों, एंड देन मेटा, ये दोनों मेटा, एंड फाइनली द कार्बन फ्रॉम द सब्स्टिट्यूएंट इन पैरा। अब यानी उसने सारी बात से उसने ये बताया कि ऊपर जैसे हमने देखा था ना कि स्टीरिक हिंडर्स की वजह से पैरा पोजीशन पर चांसेस सबसे ज़्यादा थे, अब यहाँ पर आपके पास ऑर्थो पे ज़्यादा अटैक होगा क्योंकि चार्ज डेंसिटी ऑर्थो पे बढ़ी है। क्यों बढ़ी है, क्योंकि ये वाली जो कार्बन है ये आपके पास इप्सो कार्बन है, इसके साथ दो ऑर्थो अटैच्ड है। यहाँ पर जो है वो जो है आपके पास मैक्सिमम जो है वो चार्ज वो एक्यूमुलेशन है, और जहाँ पर चार्ज एक्यूमुलेशन ज़्यादा होगी एग्जैक्टली उस पोजीशन पर आपके पास जो है वो क्या चीज़ आ जाएगी, जहाँ पर चार्ज एक्यूमुलेशन ज़्यादा है वहाँ पर इलेक्ट्रोफाइल का अटैक आसान हो जाएगा, फीजेबल हो जाएगा। आगे एनएमआर की लाइट में दिया है, वो भी आपने अगले सेमेस्टर में पढ़ना है, तो आपने इसमें इसकी लॉजिक देखनी है।
अच्छा, द मिथाइल ग्रुप डोनेट्स इलेक्ट्रॉन वीकली बाय कॉन्जुगेशन, ये बात यहाँ पर खत्म हो गई। इन फिनोल अ लोन पेयर ऑन ऑक्सीजन इज कॉन्जुगेटेड इनटू द पाई सिस्टम। फिनोल में जो है लोन पेयर मौजूद है कि जो कि कॉन्जुगेशन में पाई सिस्टम के साथ मौजूद है। In toluene, there is no lone pair, but one of the carbon hydrogen sigma bond can interact with the pi system. अब टॉल्वीन में लोन पेयर इलेक्ट्रॉन नहीं है क्योंकि मिथाइल कार्बन के ऊपर तो लोन पेयर नहीं है। आपने एनालीन में तो देखा था जी लोन पेयर जो था वो, और फिनोल में वो इन्वॉल्व था कॉन्जुगेशन में। अब यहाँ तो डबल बॉन्ड नहीं है। अब आपसे पूछा जा सकता है ना कि यहाँ से इलेक्ट्रॉन कैसे शिफ्ट किए, तो इसका आंसर यहाँ पर है, बट वन ऑफ द कार्बन हाइड्रोजन सिग्मा बॉन्ड, ये जो कार्बन हाइड्रोजन सिग्मा बॉन्ड है, ये क्या कर रहा है, ये जो है वो ओवरलैप कर जाता है विद द पाई सिस्टम ऑफ द रिंग। रिंग के पाई सिस्टम के साथ जो है ये आपको नजर आ रहा है कि पैरेलल मौजूद है। ये रिंग के पाए जो है डार्क कलर में दिखाएं तो उसके साथ जो है वो ओवरलैप कर जाता है, और इन अ सिमिलर वे, बिल्कुल उसी तरह जैसा लोन पेयर इलेक्ट्रॉन करता था एनालीन के केस में या फिनोल में। ठीक है, दिस इंट्रैक्शन इज नोन एज सिग्मा कॉन्जुगेशन। अब ये जो इसकी ओवरलैपिंग हो रही है, ये आपके पास क्या है, दैट इज द सिग्मा कॉन्जुगेशन। ठीक है, अब आपने पाई कॉन्जुगेशन पढ़ी हुई है, सिग्मा कॉन्जुगेशन इट इज नॉट एज गुड एज फुल कॉन्जुगेशन ऑफ द ऑक्सीजन लोन पेयर। अब ये ठीक है, सिग्मा कॉन्जुगेशन भी हो रही है, लेकिन ये इतनी भी अच्छी नहीं है, इतनी भी एक्यूरेट नहीं है जितनी के क्या होती है, पाए वाली होती है लोन पेयर की। पाए किस सिचुएशन में, अगर यहाँ ऑक्सीजन लगा होता, तो यहाँ तो CH3 ग्रुप लगा हुआ है ना, ऑक्सीजन तो नहीं लगा हुआ, बट दिस इज सर्टेनली बेटर देन नो इंट्रैक्शन एट ऑल। लेकिन ना होने से बेहतर है, यानी अगर बेंजीन रिंग के साथ कुछ ना लगाओ तो उसके मुकाबले में अगर ये कार्बन लगा हुआ है जो सिग्मा बॉन्ड के थ्रू ओवरलैप कर रहा है, तो ये भी रिंग को जो है वो एक्टिवेट कर रहा है। Just as the conjugation of oxygen lone pair increases the electron density at ortho and para position, वो कहता है जिस तरह से कि ऑक्सीजन की जो कॉन्जुगेशन लोन पेयर की थी वो ऑर्थो एंड पैरा पोजीशन पर कॉन्जुगेशन को बढ़ाती थी, सो टू डज द सिग्मा कॉन्जुगेशन बट मोर वीकली। अब यानी उसने कहा है कि जो लोन पेयर आपके पास आ रहे थे नाइट्रोजन या ऑक्सीजन, उससे ये थोड़ा वीक है सिग्मा कॉन्जुगेशन। हाउएवर इट डज नॉट प्रोवाइड अनदर पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन टू एक्ट एज द होमो, मजीद जो है एक और इलेक्ट्रॉन पेयर नहीं देगी जो कि होमो के तौर पे एक्ट करे, हाईएस्ट ऑक्युपाइड मोलेकुलर ऑर्बिटल। तो टॉल्वीन यूजेस पाई इलेक्ट्रॉन्स व्हिच आर स्लाइटली हायर इन एनर्जी देन दोज ऑफ द बेंजीन। अब इसमें जो पाई इलेक्ट्रॉन है ये बॉन्डिंग के लिए, क्योंकि हमने पहले होमो ल्यूमो इंट्रैक्शन पढ़ी हुई है, तो कहता है कि टॉल्वीन जो है वो पाई इलेक्ट्रॉन्स को अपने यूज करेगी जिनकी एनर्जी थोड़ी सी बेंजीन से ज्यादा है। तो जब एनर्जी ज्यादा है तो फिर इसका जो है वो इंट्रैक्शन जो है वो आसान हो जाएगा इसका। तो इट इज बेस्ट टू रिगार्ड अल्काइल बेंजीन एज रादर रिएक्टिव बेंजीन। फिर हम कह सकते हैं कि जो अल्काइल बेंजीन है वो थोड़ी सी रिएक्टिव होगी। अब ये आपका तो जो है वो इसका मैकेनिज्म दिया हुआ है कि किस तरह से ये इलेक्ट्रोफाइल का अटैक होगा पाई इलेक्ट्रॉन, और फिर ये आपके पास पॉजिटिव चार्ज आ गया इप्सो कार्बन के ऊपर। ठीक है, और ये आपके पास फाइनली जो है ये 3 रेजोनेंस फॉर्म्स आ गई। द पॉजिटिव चार्ज इन द इंटरमीडिएट इज डीलोकलाइज्ड ओवर 3 कार्बन एज यूजुअल। ठीक है, रूटीन में ये 3 पे आ गया, एंड वी कैन स्टडी द इंटरमीडिएट बाय प्रोटोनेशन इन सुपर एसिड एज वी डिड इन द बेंजीन। और ये हम सुपर एसिड्स में पढ़ेंगे। The result is more revealing because the protonation usually occur at the para position. अब वो कहता है कि ज़्यादातर प्रोटोनेशन जो है वो कहाँ पर होगी, पैरा पोजिशन पर। यानी आपके पास ये उन्होंने दिया हुआ है आपके पास टॉल्वीन का स्ट्रक्चर, ये आपको कंडीशंस दी हुई है। ठीक है, और करना अब जो है इलेक्ट्रोफाइल जो भी जनरेट होगा तो इसमें आपके पास ये इप्सो कार्बन जो है यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज आया। अब जब इप्सो कार्बन पे आपके पास जो है वो पॉजिटिव चार्ज आया तो यहाँ पर अटैक जो है वो ये सॉरी यहाँ पर जो है वो पॉजिटिव चार्ज जनरेट हो गया है, और ये उसने आगे प्रोटॉन शिफ्ट की वैल्यूज दी हुई हैं कि किस किस पोजीशन पर प्रोटॉन शिफ्ट की वैल्यू कितनी है, ये NMR से हमें पता चलती है। अब आपने इसमें से देखना है कि इलेक्ट्रोफिलिक अटैक अकर्स ऑन अल्काइल बेंजीन so that positive charge can be delocalized to the carbon bearing alkyl group.
अब इलेक्ट्रोफिलिक अटैक जो है वो किस तरह से होगा अल्काइल बेंजीन पर, इस तरह से कि पॉजिटिव चार्ज जो है वो कार्बन पर डीलोकलाइज किया जा सके। कौन सी कार्बन पर? जिस पर जो है जिसके साथ कोई भी अल्काइल ग्रुप लगा हुआ है, यहाँ पर जो है वो पॉजिटिव चार्ज जो है वो क्रिएट किया जा सके। दिस कार्बन इज टर्शरी। अब आपको नजर ही आ रहा है कि टर्शरी कार्बन है। एंड सो कीटाइंस आर द देयर आर स्टेबल। तो यहाँ पर कीटाइन जो है वो स्टेबल है एंड दे कैन एंजॉय सिग्मा कॉन्जुगेशन फ्रॉम अल्काइल ग्रुप। और यहाँ पर क्या है? सिग्मा कॉन्जुगेशन होगी। दिस कंडीशन इज फुलफिल्ड इफ टोल्यूइन इज अटैक्ड एट ऑर्थो एंड para position as you have seen, but not if it is attacked at the meta position. अब ये वाली सिचुएशन जो है वो कब होगी? जब ऑर्थो एंड पैरा पर अटैक होगा। अगर मेटा पर अटैक होगा तो ये सिचुएशन फुलफिल नहीं होगी। अब यहाँ पर उन्होंने मेटा पर अटैक दिखाया हुआ है। अब आप देखें मेटा पर जब अटैक हुआ है इलेक्ट्रोफाइल का, तो यहाँ पॉजिटिव चार्ज आ रहा है, ये मेटा अटैक दिखाया हुआ है, या इधर आ रहा है और इधर आ रहा है। लेकिन स्टेबल कब होगा स्ट्रक्चर? जब इप्सो कार्बन के ऊपर आएगा पॉजिटिव चार्ज। तो यहाँ पर तो आ ही नहीं रहा, तो ये स्ट्रक्चर जो है यहाँ पर जो है वो क्योंकि पॉजिटिव चार्ज इन तमाम स्ट्रक्चर्स में नहीं आ रहा, ये इन्होंने क्या किया, इकट्ठा करके ओवरऑल इन सबको कलेक्टिवली जो है ना वो तीनों पोजिशंस को जो है वो तमाम स्ट्रक्चर्स को कलेक्टिवली दे दिया। अब वो कहता है चार्ज इज डीलोकलाइज्ड टू द 3 कार्बन एटम्स एंड डू नॉट इंक्लूड द इप्सो कार्बन। ठीक है, ये वाले पे तो आया ही नहीं। नो सिग्मा कॉन्जुगेशन फ्रॉम अल्काइल ग्रुप इज पॉसिबल। तो यहाँ पर अल्काइल ग्रुप के साथ सिग्मा कॉन्जुगेशन पॉसिबल नहीं है। दिस सिचुएशन इज नो वर्स देन दैट ऑफ बेंजीन, बट टोल्यूइन रिएक्ट सम 10⁻³ टाइम्स फास्टर देन बेंजीन एट ऑर्थो एंड पैरा पोजिशंस। ये हम पहले भी देख चुके हैं। द स्टेबिलिटी ऑफ द ट्रांजिशन स्टेट फॉर इलेक्ट्रोफाइल अटैक ऑन टोल्यूइन कैन अगेन बी मॉडल्ड ऑन दीज इंटरमीडिएट। आगे हम उसकी स्टेबिलिटी को भी इन्हीं स्ट्रक्चर्स की रोशनी में इनको जो है वो कर सकते हैं। सो दे फॉलो द सेम पैटर्न। द ट्रांजिशन स्टेट फॉर ऑर्थो एंड पैरा अटैक हैव some positive charge at the ipso carbon but that for meta substituents does not। तो अब यहाँ पर जो है उसने क्या कहा है कि जो आपके पास ऑर्थो एंड ट्रांजिशन स्टेट जो ऑर्थो एंड पैरा अटैक की है उनमें पॉजिटिव चार्ज आएगा इप्सो कार्बन पर। अब ये आप देखें ऑर्थो अटैक है ना, यहाँ पर इस ये आपके पास इलेक्ट्रोफाइल है, ऑर्थो पोजीशन पर आकर इसका अटैक हुआ है, तो यहाँ पर आ गया इप्सो कार्बन पर पॉजिटिव चार्ज। मेटा में ये सॉरी पैरा, ये यहाँ पर पैरा अटैक हो रहा है यानी पैरा सब्स्टिट्यूशन हो रही, तो यहाँ पर भी इधर आ गया। लेकिन बेटा सब्स्टिट्यूशन के केस में यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज नहीं आया। उसके बाद आ जाता है सल्फोनेशन ऑफ टोल्यूइन के टोल्यूइन जो है उसकी आपने क्या करनी है सल्फोनेशन। तो वो किस तरह से होगी? डायरेक्ट सल्फोनेशन आप करते हो कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड के साथ, तो आपको जो है टोल्यूइन ऑर्थो एंड पैरा डायरेक्टिंग है, तो आपको क्या मिलेगा? ऑर्थो एंड पैरा सल्फोनिक एसिड जो है वो प्रोडक्ट मिलती है, जिसमें 40% टोल्यूइन जो है वो आपको 40% जो है वो पैरा पोजिशन पर टोल्यूइन पैरा सल्फोनिक एसिड मिलती है इन द फॉर्म ऑफ सोडियम सॉल्ट। ठीक है, उसको NaOH के साथ ट्रीट करवा के हम उसका सोडियम सॉल्ट बना लेते हैं। द फ्री एसिड इज इम्पोर्टेंट एज कन्वीनियंट सॉलिड एसिड एंड यूजफुल वेर अ स्ट्रॉन्ग एसिड इज नीडेड टू कैटलाइज अ रिएक्शन। अब फ्री फॉर्म में जो एसिड है वो क्योंकि उसको हम कैसे जो है वो हमारे लिए क्या चीज़ आसान है कि हम उसको सॉलिड फॉर्म में जो है वो कन्वर्ट कर दें और उसको कन्वीनियंस है हमारी उसमें, उसको एक जगह से दूसरी जगह ले जाना आसान है वगैरह वगैरह। बीइंग मच मोर इजीली हैंडल्ड देन ऑयली एंड क्रूसिव सल्फ्यूरिक एसिड। तो वो और क्या उसने बताया कि जो हम उसका अगर सॉल्ट बना के उसको सॉलिड फॉर्म में कन्वर्ट कर देते हैं तो हम उसको जो है उसकी क्रोसिवनेस जो है उससे भी बच सकते हैं, यानी जब हम उसे चाहेंगे हम उसको एसिड में कन्वर्ट कर देंगे, वो जो ग्रुप उसके ऊपर लगा है उसको रिमूव करवा के। ठीक है, तो अदरवाइज जो है वो हमारे पास सॉल्ट की फॉर्म में पड़ा रहे, कोई मसला नहीं। इट इज सल्फ्यूरिक एसिड और सिरुपी phosphoric acid. It is useful for acetyl formation and elimination E1 mechanism on alcohol. ये हमने E1 में पढ़ना है। अच्छा, it is usually called toxic acid. अब ये किसकी बात हो रही है? या पैरा PTSA, पैरा टोल्यूइन सल्फोनिक एसिड, ये वाला जो स्ट्रक्चर है, ठीक है, ये आपको नजर आ रहा है पैरा टोल्यूइन सल्फोनिक एसिड, ये टोल्यूइन है और इसमें
जो है आपके पास वो पैरा पोजीशन पर जो है वो सल्फोनिक ग्रुप अटैच है। तो यहाँ पर उसने क्या बताया हुआ है कि आपने सल्फ्यूरिक एसिड से ट्रीट किया तो ऑर्थो पे आ गया और एक ऑर्थो प्रोडक्ट मिली, एक पैरा प्रोडक्ट मिली। इसको अब NaCl से कन्वर्ट करेंगे तो ये क्या है, इसको बजाय इसके कि हम सल्फ्यूरिक एसिड की फॉर्म में सल्फ्यूरिक एसिड के साथ वो करके करें तो आप इसका सॉल्ट बना लेंगे। ठीक है, तो NaCl के साथ करेंगे तो यहाँ से निकल गया सल्फोनिक ग्रुप और इस पर नेगेटिव चार्ज है और इसके साथ जो है वो सोडियम, ये पूरा एक सॉल्ट फॉर्म में सॉलिड जो है वो सेपरेट आउट हो जाएगा। 40% पैरा isolated as sodium salt. We shall also use sulfur trioxide. अब सल्फ्यूरिक एसिड के अलावा हम सल्फर ट्राइऑक्साइड को भी यूज़ कर सकते हैं उसी, क्योंकि सल्फ्यूरिक एसिड में से भी तो असल में सल्फर ट्राइऑक्साइड ही जो है वो इलेक्ट्रोफाइल के तौर पे एक्ट करता है। तो अगर हम इसका इंटरमीडिएट बनाएं विद चार्ज एट इप्सो कार्बन तो फिर हमारे पास जो है वो स्टेबलाइजेशन हमें समझ आती है। अब आपके पास यहाँ पर अटैक कहाँ पर हुआ है, पैरा पोजिशन पर सल्फोनिक ग्रुप का, SO3 का, सल्फर ट्राइऑक्साइड का। तो अब आपके पास इसके रेजोनेंस स्ट्रक्चर्स हैं, इसमें आपके पास जो है इप्सो कार्बन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है। ठीक है, ये बाकी अब ये डबल बॉन्ड जब बॉन्ड शिफ्ट करेगा, जब भी सिंगल बॉन्ड होगा तो नेगेटिव होगा। तो ये आपके पास इसके डिफरेंट स्ट्रक्चर हैं जो कि इसकी स्टेबिलिटी को शो करें, क्योंकि पॉजिटिव चार्ज जो है वो इस वाली कार्बन के पास आकर अटैच्ड हुआ है। टॉल्वीन पैरा सल्फोनेट ग्रुप या OTS ग्रुप दैट इज इम्पॉर्टेंट एज अ लिविंग ग्रुप। अब ये जो है वो लिविंग ग्रुप भी बहुत अच्छा है इफ़ यू वांट टू कैरी आउट SN2 रिएक्शन ऑन एन अल्कोहल। अल्कोहल पे SN2 अगर आप करना चाहें तो ये अच्छा लिविंग ग्रुप जो है वो उसके तौर पर एक्ट करेगा। एंड द एसिड क्लोराइड कैन बी मेड फ्रॉम दिस एसिड इन द यूजुअल वे विद PCl5। और इससे हम जो है वो एसिड क्लोराइड्स जो है बिल्कुल उसी तरह से हासिल कर सकते हैं जैसा कि हम PCl5 से करते हैं। इट कैन आल्सो बी मेड डायरेक्टली फ्रॉम टॉल्वीन। और हम कैसे बना सकते हैं, टॉल्वीन की सल्फोनेशन कर दी विद क्लोरोसल्फोनिक एसिड। दिस रिएक्शन फेवर्स द ऑर्थोसल्फोनाइल क्लोराइड व्हिच इज आइसोलेटेड बाय डिस्टिलेशन। और ये रिएक्शन क्या फेवर करेगा, ऑर्थोसल्फोनाइल को, जो कि हम उसकी फॉर्मेशन को जो कि हम डिस्टिल करके अलग कर सकते हैं। ये आपके पास जो है ये पूरा मैकेनिज्म दिया हुआ है कि ये ग्रुप आके ऑर्थो पोजीशन पर और पैरा पोजीशन पर जब वो किस तरह से अटैच हो रहा है। यहाँ 40%, अब ये इंटरनली स्टेबलाइजेशन हो जाएगी ना। अब आपके यहाँ पे भी स्टीरिक मौजूद है फैक्टर, तो ये यहाँ पर 40% क्यों मिली है और यहाँ पर 15% क्यों मिली, ये इंट्रैक्शन इसकी हो जाएगी। यहाँ पे इंटरनली भी जो है वो इंट्रैक्शन की वजह से बॉन्ड जो है वो क्रिएट हो जाता है। ये हम आगे बहुत सारे स्ट्रक्चर्स करेंगे जिसमें ये चीज़ देखेंगे। तो यहाँ पर इस वजह से 40% मिल रहा है। नो Lewis acid is needed because chlorosulfonic acid is very strong acid and it needed indeed and protonates itself to give the electrophile। तो अब Lewis acid की इसमें ज़रूरत नहीं है क्योंकि क्लोरोसल्फोनिक एसिड वैसे ही बड़ा स्ट्रॉन्ग है और ये अपने आप को जो है वो खुद ही प्रोटोनेट कर देता है टू गिव द electrophile। This explains why OH is the living group rather than Cl। इससे हमें क्या पता चलेगा कि OH क्यों अच्छा लिविंग ग्रुप Cl के मुकाबले में, एंड वाई क्लोरोसल्फोनेशन रादर देन सल्फोनेशन इज द रिजल्ट। और क्लोरोसल्फोनेशन जो है वो हमें क्यों मिल रही है बजाय इसके कि सल्फोनेटेड प्रोडक्ट मिले। ये अब आपके पास क्लोरोसल्फोनिक एसिड है, ये इसकी आपको दिखाई है प्रोटोनेशन, प्रोटॉन रिमूवल हुआ, एसिड है तो प्रोटॉन देगा, आपको ये स्ट्रक्चर मिलता है। अब यहाँ पर OH का इस पर अटैक हुआ है तो आपको जो है वो इस तरह से प्रोडक्ट मिल जाती है और ये फर्दर क्या होगा, वाटर रिमूवल हो जाएगा और आपको क्लोरोसल्फोनिक एसिड इस तरह से ये आपको जो इलेक्ट्रोफाइल है वो जनरेट हो गया। इन ड्राइंग द मैग्नेटिज्म वी अगेन पुट द पॉजिटिव चार्ज ऑन द इप्सो एटम। आ गया इप्सो कार्बन के ऊपर जो है वो पॉजिटिव चार्ज। अब नो ट्रीटमेंट with NaCl is needed in this reaction as the major product। अब हमें इसको सॉल्ट बना के NaCl के साथ भी ट्रीटमेंट करने की जरूरत नहीं है, तो इसको हम आइसोलेट कर सकते हैं डिस्टिलेशन के साथ। द प्रेफरेंस फॉर पैरा प्रोडक्ट इज द सल्फोनेशन एंड ऑर्थो प्रोडक्ट इन द क्लोरोसल्फोनेशन इज द फर्स्ट हिंट दैट सल्फोनेशन इज रिवर्सिबल। अब कहता है पैरा प्रोडक्ट हमें जो है वो उसकी क्यों प्रेफरेंस है in the sulfonation and ortho product in the क्लोरोसल्फोनेशन। और हमारे पास जो सल्फोनेशन है उसके लिए उसने क्या कहा है
कि उसके लिए हमें पैरा पोजीशन पे जो है वो ज़्यादा प्रोडक्ट मिलती है और क्लोरोसल्फोनेशन में हमें ऑर्थो पोजीशन पे ज़्यादा मिलती है। ठीक है, तो इसकी वजह क्या है, दैट सल्फोनेशन इज रिवर्सिबल एंड दिस पॉइंट इज डिस्कस्ड लेटर, बाद में आएगा। इट इज फॉर्चुनेट दैट द ऑर्थो एसिड्स क्लोराइड इज द मेजर प्रोडक्ट इन द क्लोरोसल्फोनेशन। ऑर्थो पोजीशन पर आपको जो मेजर प्रोडक्ट मिलेगी क्लोरोसल्फोनेशन में, बिकॉज इट इज नीडेड इन द सिंथेसिस ऑफ सक्रीन। सक्रीन की सिंथेसिस में यूज हो रही द फर्स्ट एंड स्टिल वन ऑफ द बेस्ट ऑफ द नॉन फैटनिंग स्वीटनर। ठीक है, जो कि सबसे बेहतरीन नॉन फैटनिंग स्वीटनर है, आपको पता है। ये अब आपके पास जो है वो सल्फो ये वाला आपके पास जो ग्रुप आ जाता है क्लोरोसल्फोनिक ग्रुप लगा हुआ है टॉल्वीन के साथ। आगे आपने इसको जो है वो अमोनियम कार्बोनेट से ट्रीट किया है, तो आपके पास ये क्लोरो ग्रुप जो है ये अमाइनो ग्रुप से रिप्लेस हो गया। फिर आपने इसको जो है वो किसके साथ किया है, इसकी ऑक्सीडेशन की है KMnO4 के साथ। तो ऑक्सीडेशन जब भी आप करते हो, जो भी आपके पास मिथाइल या जो भी अल्काइल ग्रुप होता है वो कार्बोक्सिलिक एसिड में कन्वर्ट हो जाता है, लेकिन ये प्रोडक्ट आइसोलेट नहीं होती। HCl के साथ इसको ट्रीट करके आपको सेक्रीन मिल जाती है। तो इस सेक्रीन की सिंथेसिस जो है इस रिएक्शन को यूज करते हुए बताई गई है। तो अब जो है आज का आपका लेक्चर यहाँ तक ही है। तो अगर आप इफ यू वांट टू आस्क सम क्वेश्चन देन यू मे आस्क।